नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं संदीप सिंह। हिमाचल मांगे जवाब के इस एपिसोड में आज सवाल सिर्फ एक है, करोड़ों की लागत से बने नेशनल हाईवे और अन्य श्रेणी की सड़कें विकास का रास्ता हैं या मौत का जाल? जो सड़क लोगों की जिंदगी आसान करने के लिए बनी थी, वो हादसों और तबाही का कारण क्यों बन गई? और आखिरकार हिमाचल में इस बर्बादी का हिसाब कौन देगा? एनएच की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? कल्प्रिट कोई है तो ये डीपीआर बनाने वाले यहाँ में बैठे होंगे कुछ लोग। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में ये नुकसान होता रहेगा तो हिमाचल तो तबाह होता जाएगा। हमें जो कंप्लीट हिमालय की और हिमाचल की खासकर मैपिंग होना जरूरी है। ये हम सबके लिए एक चिंता का विषय है और मैं इसमें कह सकता हूं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमें इस पे चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। ये तस्वीरें किसी आपदा क्षेत्र की नहीं बल्कि नए बने हिमाचल के हाईवेज की हैं। पहाड़ खिसकते हैं, चट्टानें गिरती हैं, सड़कें धंस जाती हैं, लोग मजबूर हैं कभी 72 घंटों इंतजार करने के लिए, कभी हादसे में जान गंवाने के लिए। उन्हें क्या पता कि ये सड़कें उन्हें घर या ऑफिस नहीं बल्कि मौत की ओर लेकर जा सकती हैं। विनाश के विकास मॉडल पे जवाबदेही किसकी है? जितने भी स्लाइड ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं, ये 4 लाइनिंग जहाँ आ रही है वहाँ ज़्यादा हुए हैं। उसका कारण एक ये भी है शायद कि वो उनके पास इतना जो 4 लाइन बनाने वाले जो ठेकेदार है, शायद इनके पास कोई इंजीनियर ठीक नहीं है जो उसको सही तरीके से कटिंग इसकी होनी चाहिए, और जिस वजह से इस लाइनिंग, और उसके बावजूद ये क्या कहते हैं डायनामाइट के द्वारा, बड़ी मशीनों के द्वारा ये जो मतलब कटिंग हो रही है, इससे ज़मीनें हिल गई और स्लाइड हो रहे हैं, मकान गिर के लोगों के बड़ा नुकसान लोगों का हुआ है। तो ये खतरनाक तो है ही है। 4 लाइन जो है ये है खतरनाक है वैसे हिमाचल में। तो जो भी 4 लेन का काम होना चाहिए था ये सारा विद इन टनल्स होना चाहिए था, क्योंकि एनएचआई की वजह से जितने भी पहाड़ काटे गए हैं वो आपने देखा होगा बिल्कुल स्ट्रेट काटे गए। तो उससे क्या हुआ है कि जो पहाड़ का टॉप ऑफ द पोर्शन है वो हमेशा नीचे को उतर ही रहा है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जो ये एनएचआई वाले जो डंगे भी लगा रहे थे, ये इन्होंने कोई ज़्यादा हाइट के तो लगाए नहीं है, 8-8, 9-9 फीट के लगाए। तो अब कोई 70-80 फुट का पहाड़ या 100 फुट से ऊपर का पहाड़ है, वो 7-8 फीट के डंगे से तो रुकेगा ही नहीं। तो इसमें एनएचआई की बहुत बड़ी एक समस्या मैं बोलता हूँ कि उन्होंने बहुत गलत किया है। हिमाचल आज सिर्फ बारिश से नहीं डूब रहा बल्कि गलत विकास मॉडल से भी हर घंटे तबाह हो रहा है। पहाड़ की छाती काटकर 4 लेन बनाया गया, ठेकेदारों ने रिपेयर के नाम पर मुनाफाखोरी की और नतीजा ये है कि अब सड़कें नहीं बन रही बल्कि टूट रही हैं, तबाह हो रही हैं। सवाल बेहद गंभीर है, क्या हिमाचल में विकास का मतलब सिर्फ पहाड़ों को काटना है? और क्या ये ही सड़कें ऐसी ही बनती रहेंगी जो हर बारिश में ढह जाए? हिमाचल में इस बर्बादी का हिसाब कौन देगा? हाईवे के नाम पर हुआ निर्माण दरअसल विनाश है। ढलानों को बिना रोकथाम के काटा गया, पहाड़ों को मजबूत करने का कोई प्लान तक नहीं है। ठेकेदारों ने अपना मुनाफा कमाया और लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी। विशेषज्ञ साफ तौर पर कहते हैं, जब तक सड़कें परिस्थिति के हिसाब से नहीं बनेंगी, हर साल यही तस्वीरें दोहराई जाएंगी। अगर ऐसा ही सिस्टम रहेगा तो देश की सर्वोच्च अदालत की बात सच हो सकती है। तो देखा आपने हिमाचल के इन हाईवे की स्थिति कितनी चिंताजनक है। इन्हें दोबारा फिर से बनाने के लिए काफी समय लग सकता है। सवाल ये है कि क्या इस बार भी लीपापोती तक रेस्टोरेशन वर्क कह के हिमाचल को ऐसी सड़कों के साथ छोड़ दिया जाएगा या फिर परमानेंट सॉल्यूशन होगा? ये मत भूलिए, सर्दियों में फिर हिमाचल में बारिश होती है और अगले साल फिर मॉनसून आएगा। रोड्स जो 4 लेनिंग है, 4 लेनिंग ऑफ रोड्स मैं हिमाचल में कह सकता हूँ कि 4 लेनिंग ऑफ रोड्स एक हिमाचल प्रदेश में
प्राकृतिक नुकसान का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमारे जो कच्चे पहाड़ हैं उनको आप छेड़ोगे और उसको बहुत एक अनसाइंटिफिक तरीके से काटोगे तो रिएक्शन होना ज़रूर है। और हिमाचल में एक और बात है कि जो रोड्स बन रही हैं उसमें जो मलबा है वो नाले खालों में फेंका जाता है। वो डंपिंग साइट्स आइडेंटिफाई ज़रूर होती है कुछ प्रोजेक्ट्स में। रोड तो बन गए सर, अब क्या? अब तो आने वाला समय जो है लोगों को जो ये लाइफलाइन दे रही थी सड़कें, वो अब मौत की सड़कें बनती जा रही हैं। अब मौत की सड़कें, देखो अब प्रश्न ये है कि आपने ब्यास देखा, कुल्लू मनाली से लेकर के जो मंडी वाला ब्यास है, टोटल इसका जो रिवर बेड है बहुत उठ चुका है। कम से कम ये 15-15, 20-20, 30-30 फुट ऊपर उठ चुका है। अब हम अगर ड्रेजिंग की कोशिश करते हैं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उसमें ड्रेजिंग करने की अनुमति नहीं देता है। और हमने बहुत सारे एरियाज़ में रिवर बेड्स में ऑक्शन करके जो है बोली बोल करके उसको फॉरेस्ट क्लियरेंसेस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिल्ली को भेजा है। अब गडकरी जी आए, जब 2023 में आपदा हुई, गडकरी जी ने खुद कहा कि ब्यास को स्ट्रेटन करने की ज़रूरत है ताकि पानी का बहाव जो है वो सीधे रूप में जाए और इधर उधर जो है पहाड़ों में इधर उधर वो मार ना करे। अब वो जो पानी दरिया में जब घूमता है तो वो सड़कों को भी मारता है, पुलों को भी मारता है, लोगों के घरों को भी मारता है। एक जो आंकड़ा है हमारे पास जैसे माइनिंग डिपार्टमेंट में कि हिमाचल प्रदेश में हर साल लगभग 7 करोड़ टन पत्थर, रेत, बजरी जो है वो हमारे रिवर बेड्स में आ रही है और हम लगभग 1 करोड़ टन ही पत्थर जो है लीगली निकाल पाते हैं। 10, 15, 20 लाख टन हम मान लो इलीगली लोग अपने यूज़ के लिए निकाल लेते होंगे, मगर जब हमारे रिवर बेड्स में 6 करोड़ टन या 6.25 करोड़ टन डिपोजिशन ऑफ मटेरियल रिवर बेड्स में हर साल होगा और हमारा रिवर बेड जो है 1-1 मीटर 2-2 मीटर ऊपर उठेगा तो स्वाभाविक रूप से वाटर लेवल भी उठ रहा है। बिल्कुल वाटर लेवल उठ रहा है। अब जो बादल फटता है या बाढ़ पानी आएगा तो वो लोगों के घरों को बहा के ले जा रहा है। आस्ते आस्ते पिछले 20-30 सालों में रिवर बेड जो है वो कम से कम 50 से 100 फुट ऊपर उठ चुका है। अब अगर हमको आप उसमें रिवर में से जो मटेरियल है या पत्थर है या डिपोजिशन है उसको आप हमें निकालने नहीं दोगे तो स्वाभाविक रूप से नुकसान तो होना है। बहुत हिमाचल कैसे बचेगा? अब सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है। हम खुद सुप्रीम कोर्ट में जाने की, हिमाचल सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट में जाने की सोच रही है कि ड्रेजिंग में हमको अलाउ किया जाए। अब हर साल 8,000, 10,000, 5,000, 7,000 का डैमेज हो रहा है, हम भरपाई ही नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ने की तो बात छोड़िए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम रोड का बना करके तैयार किए हैं या दूसरे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स बना करके तैयार किए वॉश आउट हो गए। और उसके साथ साथ में केंद्र से भी स्टडी होने के बाद जो है दोनों गवर्नमेंट, केंद्र की और प्रदेश की गवर्नमेंट जो है मिल करके काम करें कि हम आने वाले समय में चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग इश्यूज है इस सारी त्रासदी के, चाहे मैन मेड इश्यूज हैं, उसका रास्ता क्या निकाल सकते हैं, उस पर हमको कंक्लूजन पर पहुंचना चाहिए। नहीं तो हम हर बार यही करते रहेंगे, बारिश के कारण नुकसान होगा, जान माल का बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी चले जाएगी, उसके बाद फिर थोड़ा ठीक होने के बाद फिर अगले साल फिर आएगा तो फिर नुकसान होगा। तो मुझे लगता है कि इस पर बहुत गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। नहीं, मैंने बिल्कुल कहा है कि जहाँ पर भी लग रहा है कि डंपिंग साइट्स सड़कों को बनाने के लिए जो निर्धारित की जाती है उससे अगर 1 इंच आगे 1 इंच पीछे कहीं पर भी डंपिंग होती है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कोई भी पेड़ बिना FCA के परमिशन के कटता है, FRA की परमिशन के कटता है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और प्रदेश में कोई भी निर्माण जो है वो पर्यावरण के कॉस्ट के ऊपर नहीं होगा। मैंने DPR कही है जो हमारा ढली से रामपुर तक 4 लेन का कार्य होना है, उसमें मैंने सख्त निर्देश दिए हैं कि मैक्सिमम टनलिंग होनी चाहिए। बीच में कहीं बहुत ही आवश्यक है तो वो अलग बात है, मगर मैक्सिमम 90% टनलिंग के माध्यम से ही सड़कों का निर्माण होना चाहिए, 4 लेन का निर्माण होना चाहिए। कितनी कटिंग हमारे कुल्लू मनाली में हुई, कितनी कटिंग शिमला परवाणू में हुई, कितना नुकसान उससे हुआ। 90 डिग्री की कटिंग हुई, लोगों के घर नीचे आ गए। बटा कुफर में हमने देखा वहाँ पे किस तरीके से पूरा का पूरा मकान धंस गया। तो ये हमको सीख केवल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग को नहीं, मगर जो NHAI है जो प्रदेश में एक बहुत बड़े स्तर पे कार्य कर रही है, उनको भी लेनी चाहिए
कि हमको मिलकर विकास करना है, मगर एनवायरनमेंट के कॉस्ट पे वो नहीं होना चाहिए। मैं इस वक्त हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे इलाके पर मौजूद हूं जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर है और इस वक्त यहां पर आपको भूस्खलन से कैसे बचा जाएगा उसकी जीती जागती टेक्नोलॉजी की सक्सेसफुल कहानी की तस्वीर दिखाना बहुत जरूरी है। चलिए सबसे पहले आपको तस्वीरों में दिखा दूं कि मैं हूं कहां पर। मैं हिमाचल प्रदेश के उस इलाके पर हूं जहां पर 10,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी मोटरेबल टनल बनी है। जी हां, अटल टनल रोहतांग। उसके साउथ पोर्टल की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये साउथ पोर्टल जो है वो इस वक्त तस्वीरों में देखा जा सकता है और इसके आसपास के इलाकों की अगर बात करूं तो यहां पर अभी किस तरीके से खूबसूरत ये नजारों के साथ साथ ये हरियाली दिखाई देगी। लेकिन आपको बता दूं कि हर साल जब भी मॉनसून आती है इन इलाकों में जबरदस्त तरीके से बारिश होती है, बादल फटने की घटनाएं सामने आती हैं और ऐसे में ये खूबसूरत सा दिखने वाला इलाका जो है बेहद खतरनाक बन जाता है। और ये जो आपको स्क्रीन पर इलाका दिख रहा है ये सिर्फ बरसात में खतरनाक नहीं बनता है बल्कि सर्दियों में होने वाली बर्फबारी के बाद ये इलाका उससे भी खतरनाक बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर आए दिन बर्फबारी के बाद जो है वो एवलांचेस आते हैं और एवलांच जो है कहीं ना कहीं इसी पहाड़ी से, जो कि रोहतांग पास की पहाड़ी है, इसी पहाड़ी से एवलांच अप्रोच करते हुए ठीक इस अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल के मुहाने पर जाकर जो है होते हुए ठीक नीचे खाई की तरफ गिरता है। और ऐसे में कई बार ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जिसमें इस अटल टनल की कनेक्टिविटी यातायात के लिए प्रभावित हुई है। ठीक इसी इलाके पर जो ये पूरा का पूरा ये पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, जो कि इस वक्त पूरी तरीके से हरियाली में तब्दील है, खूबसूरत सा दिखने वाला इलाका है, पेड़ भी हैं और इस इलाके पे भूस्खलन का खतरा लगातार मंडरा रहा था। अगर इस इलाके में जो है भूस्खलन आ जाए तो कहीं ना कहीं इसका खतरा सीधे तौर पर अटल टनल रोहतांग की कनेक्टिविटी पर पड़ सकता था। लेकिन इंजीनियर्स ने इस इलाके को सुरक्षित करने के लिए एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जो कि आज हम आपको एक्सक्लूसिव हमारी इस खास रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। ये जो पूरा वेजिटेशन से भरा हुआ इलाका है, आपको बता दें इसके ठीक नीचे एक लेयरिंग की गई है, नेट लगाया गया है जो कि इस पूरे इलाके पर जो है भूस्खलन को रोकने के लिए फिलहाल पिछले 7 से 8 सालों में एक सफल टेक्निक साबित हुआ है। ऐसे में अगर दिखाना चाहूं तो आपको एक नेट देखा जा सकता है यहाँ पर, क्योंकि इन 8 सालों में इस पूरे इलाके की तस्वीर बदल चुकी है। यहाँ से लगभग 100 से 200 मीटर ऊपर तक इस नेटिंग का इस्तेमाल इस पूरे लगभग 500 से 600 मीटर के इलाके में किया गया है। और अभी फिलहाल अगर आप नॉर्मली देखना चाहें तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये नेचुरली ग्रास वाला इलाका जो है इसके ठीक नीचे एक नेट लगा हुआ है, वो भी खास टेक्निक का, जिसकी वजह से अटल टनल पे जो खतरा मंडरा रहा था भूस्खलन का, वो खतरा किस तरीके से रोका गया है। जैसे हाल हिमाचल प्रदेश में सड़कों नेशनल हाईवे का हो रहा है, भविष्य में ऐसे ना हो, इस मामले पर पर्यावरण विशेषज्ञ और वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं आपको जरूर सुन लेना चाहिए। पर्यावरण की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? हजारों मौत का जिम्मेदार कौन? हमें 4 लेन पहुंचाना, 4 लेन पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि जो हालत है हिमाचल के ग्राउंड से सब कुछ नहीं होगा साहब। संदीप, ये समझना जरूरी है कि ये ग्लोबल एटमॉस्फेयर है और हिमाचल की उसमें मतलब 0.5% कारगुजारी ना होने के बावजूद भी आज उस पर करीब करीब 100% के आसपास वो विक्टिम है। तो हम 1.5 डिग्री लेकर चले थे, हिमालय पर्वत ऑलरेडी 1.8 डिग्री पहुंच चुका है, तो टिपिंग पॉइंट से ऊपर है। यही कारण है जो हम बात भी कर रहे थे, हमारे जो ट्राइबल एरिया है, ट्रांस हिमालयन रीजन है, जहां पर पहले बारिश नहीं होती थी, अभी वो क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है उसमें तो वो ज़्यादा खींच रहे हैं, लो प्रेशर बिल्ड होता है, ज़्यादा बादल खींच रहे हैं, ज़्यादा बारिश हो रही है और इसको हम ग्लेशियर का आउटबर्स्ट बोलते हैं, उसका भी एक बड़ा कारण ये है। तो हिमाचल को और हिमालय राज्यों को अपनी वजह से नहीं नुकसान सहना पड़ रहा है, किसी और की वजह से सहना पड़ रहा है। हिमालय के लोगों को
विनाश के साथ रहना, आपदा के साथ रहना सीखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही हिमालय है जो फॉर्मेशन बहुत ही रीसेंट है, तो इसके पत्थर की बनावट तो क्या ऊपर बनेगा, क्या डेवलपमेंट रोड बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्डिंग का डिज़ाइन क्या होना चाहिए, ये बिना इसकी मैपिंग के नहीं होना चाहिए। तो गडकरी साहब को बहुत समय से ढूंढ रहे हैं, क्योंकि गडकरी हम मंडी से मनाली ब्यास को सीधा कर देंगे, वो ब्यास तो सीधी नहीं, हम सीधे हो गए। लोग हमेशा इसी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो राजनीति से जुड़े हों या फिर आधिकारिक तौर पर हों या आम लोग, कि अनसाइंटिफिक तरीके से पहाड़ों को काटा जा रहा है। आप क्या ऐसा अनसाइंटिफिक ऑब्जर्व कर रहे हैं जो खास तौर पर, अगर मैं 4 लेन कैटेगरी की या दूसरी कैटेगरी की सड़कों की बात करूं, तो क्या अनसाइंटिफिक जो है इस वक्त विनाश का कारण बन रहा है? उसमें संदीप जी, सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि जिस किसी भी जगह पे हम रोड को चौड़ा कर रहे हैं तो हमें उस पहाड़ को बहुत अच्छे ढंग से स्टडी करना पड़ेगा कि क्या चौड़ा करने के बाद जो उसका नेचुरल स्लोप हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्या वो सस्टेन कर पाएगा। उसके बाद उस जो भी हमारी उसके कारण जो बारिश के कारण या फिर दूसरी फोर्सेस उस पर लगते हैं, अगर नहीं कर पाएगा तो हमें उसे प्रॉपर स्टेबलाइज करना चाहिए। और अगर हमें शुरू से पता लग रहा है कि स्लोप हमें बाद में जाके बहुत ऐसी दिक्कत देगा तो हमें पहले से ही उसका अल्टरनेट सोच लेना चाहिए। अगर हम किसी टनल की प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग करते बार भी हमें बहुत अच्छे ढंग से सोचना पड़ेगा कहाँ पे उसका पोर्टर रखना है और उसके बाद कहाँ कितना उसका साइड कवर होना चाहिए, ताकि जब भी हम उसके लिए ब्लास्टिंग करते हैं तो उसका इफेक्ट जो है, जो बाहर उसका ओपन स्लोप है उसमें नहीं आना चाहिए। तो इस तरह के कुछ जगह पे मैंने देखा है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मैंने इस पे फील्ड में काम किया है, मैंने देखा कि कई जगह ऐसी कुछ गलतियाँ हुई हैं जिनमें सुधार की जरूरत है। इस वक्त सबसे ज़्यादा फोकस जो है हिमाचल प्रदेश के 4 लेन्स हैं, जिनमें 4 कॉरिडोर्स हिमाचल प्रदेश को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए बनाए जा रहे हैं। उनमें से एक कॉरिडोर पर आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि उस कॉरिडोर पर आप भी सफ़र करते होंगे, वो है कीरतपुर, मंडी और मनाली हाईवे। और इस वक्त इसमें लगभग 25 से 30 किलोमीटर का एक ऐसा एरिया है जो सबके लिए परेशानी बनकर सामने निकल कर आ रहा है। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से कुल्लू हो या फिर लाहौल स्पीति हो या फिर यूटी लद्दाख हो, इसकी कनेक्टिविटी प्रभावित हो रही है। हाल ही में भी वही सिचुएशन वहाँ पर बनी हुई। आप क्या देखते हैं कि वहाँ पर किन बातों को अब करने की ज़रूरत है, और क्या आने वाले समय में इस हाईवे पर इसी तरीके की सिचुएशन अगर आ जाए तो क्या हमको अल्टरनेट कोई और रास्ता खोजना पड़ेगा? अगर कोई रास्ता है तो वो क्या है? संदीप जी, आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा है, क्योंकि कीरतपुर मनाली हाईवे जो है ये पहला 4 लेन हाईवे है जो हिमाचल प्रदेश को मिला था, और लगभग ये पिछले 15 साल से इसकी कंस्ट्रक्शन चली हुई है, जो अभी भी पूरी नहीं हुई है। और अभी तो हो सकता है कि आने वाले 2-4 साल में हाईवे कुछ स्टेबल भी हो जाए, लेकिन जितना इस हाईवे पे ट्रैफिक है, क्योंकि ये लाइफलाइन कुल्लू, मनाली और लाहौल की नहीं है, इसी के थ्रू हमारा जो ये एक स्ट्रेटेजिक रोड है, इसी के थ्रू हमारा ले और जितना भी ऑनवर्ड्स हमारी जितने भी एरिया, बॉर्डर एरिया है, उसके लिए पूरी रसद यहीं से जाती है। बिल्कुल। तो हमें अभी से सोचना पड़ेगा कि हम क्या ऐसा करें ताकि आने वाले टाइम में जो आने वाले हमारा जितना ट्रैफिक इस पर बढ़ेगा, जो ज़रूरतें हैं या टूरिज्म इस पर बढ़ेगा, उसके लिए हमें क्या करना है। तो क्योंकि इस हाईवे पे मैं बहुत सालों से खुद यहाँ पे ट्रैवल करता हूँ, अभी भी मैं लगातार इस पे आ रहा हूँ। मैं खुद इस बार का जो डिजास्टर चला हुआ है, बहुत सारा रोड बंद रहा है, मैं खुद इस पे इफेक्टेड रहा। तो मैंने अपने इस पे विचार किया कि क्या हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने एक अल्टरनेट इसके बारे में सोचा है। वो अल्टरनेट जो है मुझे लगता है आने वाले टाइम में अच्छा हो सकता है इस यहाँ के मनाली के डेवलपमेंट के लिए, ले के लिए और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं उस पर थोड़ा सा अपने विचार आपको बताना चाहूँगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैप के थ्रू अगर आप बताएं तो जो लोग इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर समझ पाएं, आपका आइडिया जो है आने वाला भविष्य भी बन सकता है। इस वृंदावन टनल से जब हम आगे इस एग्जिस्टिंग हाईवे पे जाते हैं, जो आज ये हाईवे है, तो 9 माइल्स एक जगह पड़ती है जी। उस 9 माइल से लेके पुंडो से होकर जब हम आगे जाते हैं तो और से होकर जब बनारसा तक जाते हैं, तो आज ये लगभग 35 किलोमीटर का हाईवे है, जो कि एक आप ये मान लो कि मौत का हाईवे बन गया है। इसमें जगह जगह पे बहुत सारे स्लाइड्स हैं, कौन सा स्लाइड्स कब हो जाएंगे कोई पता नहीं है। यहीं पे ही सब सारी दिक्कत है। तो हम इस हाईवे को हम कैसे इसको बाईपास कर सकते हैं और कैसे हम अल्टरनेट रोड निकाल सकते हैं। तो मेरी अपनी स्टडी के अकॉर्डिंगली ऐसा है कि अगर इस वृंदावन टनल जो है, इससे लगभग
5.2 किलोमीटर चलेंगे ये, और ये जगह जो है ये 5.3 माइल्स के आसपास है। यहाँ पे एक उल रिवर ऊपर से आ रही है और ये ब्यास रिवर है, ये दोनों रिवर आपस में यहाँ पे मिलती हैं। और जहाँ पे उल रिवर ब्यास रिवर से मिलती है उससे लगभग 1200 मीटर के पास में हमें एक एग्जिस्टिंग जो हमारा फोर लेन है इस पे हमें एक ब्रिज डालना पड़ेगा लगभग 100 मीटर का। उसके बाद हमें एक यहाँ से टनल लेनी पड़ेगी जो कि लगभग 6.2 किलोमीटर की है। और ये टनल जो है जो IIT मंडी के 2 कैंपस है, एक नॉर्थ साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस पे बिल्कुल बीचों बीच निकलेगी। और इस टनल की प्लानिंग हमने इस तरह से की है जो कि हमारी हाईवे की टनल्स की गाइडलाइंस हैं जिसको पब्लिकेशन 91 बोलते हैं, उसकी सारी जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हमने सबको मीट आउट किया है। उसके बाद हम यहाँ पे जाके फिर 80 मीटर के करीब का ब्रिज डालेंगे। फिर ये रोड जो हमारा कमान एरिया कांडीस एरिया से बजौरा, ये रोड जो बजौरा जा रहा है एग्जिस्टिंग हाईवे, हाँ बिल्कुल सही, उस हाईवे पे हम इसको मिला देंगे। और फिर लगभग यहाँ से हम एग्जिस्टिंग रोड पे ही ट्रेवल करेंगे जो कि 9.5 किलोमीटर के आसपास है। और उस हाईवे पे हम जाने के बाद यहाँ से हमें फिर एक लगभग 7.8 किलोमीटर लॉन्ग एक टनल और निकालनी पड़ेगी जो कि बजौरा से लगभग 4 किलोमीटर आगे एक चामुंडा देवी टेम्पल है वहाँ पे। तो वहाँ उसके आसपास ये टनल का पोर्टल निकलेगा जो कि उसका नॉर्थ पोर्टल होगा। वहाँ से लगभग फिर हमें 5.4 किलोमीटर के हाईवे बनाना पड़ेगा जो कि यहाँ पे 4 लेन से मिल जाएगा। अगर हम इस पूरे प्रपोजल को इस पे हम काम करते हैं तो लगभग ये जो रोड है हमारा वो लगभग 16 किलोमीटर रोड भी हमारा डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। और लगभग इसमें मेरा अपना मानना है कि ज़्यादा नहीं तो हमारा पौने घंटे और 1 घंटे के बीच में हमारा ट्रेवल टाइम भी कम हो जाएगा और ये एक अल्टरनेट हाईवे बन जाएगा पूरे मनाली के लिए और लेह के लिए। लोग पूछ रहे हैं क्या हमें रोजाना मौत के साए में सफर करना पड़ेगा? हर साल अरबों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन कहां हैं वो सड़कें जो हिमाचल को सुरक्षित और मजबूत बना सके? आज हाल ये है कि NH कब खुला किसी को याद ही नहीं। ज्यादातर वक्त बंद और जब खुलता है तो हादसे की आशंका हर पल बनी रहती है। डिजास्टर यहाँ हुआ है या हो रहा है वो मैन मेड है और उस पे जो लगे हैं वो नॉर्थ की नेशनल हाईवे की जो टीम है ये अवैज्ञानिक गैर तकनीकी तौर पर और चीज़ों को निपटाने पे लगी हैं कि ये चीज़ों को किस तरह से निपटाया जाए। ये जो आंदोलन है ये सब उन तौर तरीक़ों के ख़िलाफ़ है जिन्होंने यहाँ के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, मेरे क्षेत्र की जनता को अति प्रभावित किया है, रोज़मर्रा के यातायात को प्रभावित किया है, बच्चों को महरूम किया है, उनके टेस्टों के सेंटर तक नहीं पहुँच पाए। अभी पीछे HS के एग्ज़ाम हुए उसमें बच्चे नहीं पहुँच पाए, तो वो जो गैप आ गया, 1 साल का गैप आ गया, उसको कोई भर ही नहीं पाएगा। कुदरत ने कैसे खोली सरकार की पोल? देवभूमि के विनाश का जिम्मेवार कौन है? हिमाचल की समस्या सिर्फ सड़क नहीं सोच की है। विकास की जगह अगर सिर्फ ठेकेदारों का मुनाफा सोचा जाएगा तो नतीजा यही होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तक मान चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में हाईवे की DPR को गलत तरीके से बनाया गया है, यानी योजना से लेकर निर्माण तक सब गलत हुआ है, जिसका खामियाजा हिमाचल भुगत रहा है। आलम यह है कि अब तो लोग इस हाईवे से सफर करने से डरने लगे हैं। तो सवाल सीधा है, जब स्थिति साफ है तो DPR बनाने वालों, ठेकेदारों, सरकारी सिस्टम की जवाबदेही तय क्यों नहीं होती और क्यों हर गलती का खामियाजा हिमाचल की जनता को भुगतना पड़ता है? सवाल साफ है, क्या सरकारें ठेकेदारों से सवाल करने की हिम्मत दिखाएंगी या फिर हर साल नई सड़कें, नई DPR और नया ठेका देकर जनता की जान से खिलवाड़ होता रहेगा? क्या हिमाचल के पहाड़ की पीड़ा सिक्कों की खनक में दब जाएगी? अभी मनाली से लेकर कुल्लू तक हमने 3-3.5 हजार करोड़ का रोड बना और लैंडस्लाइड्स में और बाढ़ में पूरा रोड उखड़ गया, क्योंकि इधर पहाड़ उधर पहाड़, इधर रोड, बीच में रिवर और उसमें लोग बसे हुए और लोगों को निकालना भी कठिन और टेरी नहीं अच्छा और पूरी तरह लैंडस्लाइड्स होती है।
हर साल बरसात में लैंडस्लाइड हो रही है, हर साल लोग मर रहे हैं और अभी तक हमें ऐसा लीक प्रूफ कोई सोल्यूशन नहीं मिला। इसमें शब्द नहीं यूज़ करना चाहिए, पर मुझे मोह होता है कि ये सबसे कल्प्रिट कोई है तो ये DPR बनाने वाले हैं। मैं बैठे होंगे कुछ लोग, और मैं ये कल्प्रिट शब्द यूज़ कर रहा हूँ तो आई एम सॉरी फॉर दैट, क्षमा मांगता हूँ। ये घर में बैठ के, और बहुत से DPR बनाने वाली की कंपनियां सरकारी अधिकारी रिटायर्ड होने के बाद उन्हीं की कंपनियां होती है, और ये लोग इतना घटिया काम करते हैं कि कोई घर में बैठ के गूगल पे तैयार करते, कोई डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, डिटेल स्टडी नहीं होता। और हमारे सरकार में जो हमारे सिस्टम है वो इतनी एक्सपर्टाइज है कि अंधे जैसे होते, आंखें नहीं होती, वैसे DPR मिलने के बाद वो केवल एक ही काम करते हैं कि तुरंत टेंडर निकालने का काम करते हैं, और वो टेंडर निकालने का उनको मालूम है कैसे निकालना। और टेंडर निकालने भी अभी मिनिस्टर तो बेचारे कोई समझने वाले रहते ही नहीं, तो टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन ऐसे डालते हैं कि जन्म होने के पहले ही कौन सी लड़की कैसे होगी इसके पूरे प्रिस्क्रिप्शन तैयार होता है। तो तस्वीर साफ है, हिमाचल को चाहिए विकास का नया मॉडल जो 100% वैज्ञानिक और सही नीति से हो। DPR बनाने वालों की जवाबदेही तय होनी चाहिए, ठेकेदारों की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और सबसे बड़ा सवाल, क्या हिमाचल को और तबाही झेलनी पड़ेगी इस विकास के साथ, या अब वक्त है हम सही और शुद्ध विकास की कसौटी पर परखें। यही है हिमाचल मांगे जवाब, क्योंकि अब जनता पूछ रही है इस बर्बादी का असली गुनहगार कौन है। आज के लिए बस इतना ही। अगली मुलाकात जल्द होगी हिमाचल से जुड़े और सवालों के साथ। आप बने रहिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ। धन्यवाद।